हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज की जो क्लास होगी स्टूडेंट, इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। जिन्होंने पहले भी सीटेट का एग्जाम दिया है वो अच्छे से जानते हैं कि सीटेट एग्जाम में पेडागोजी का कितना अहम रोल है। अगर आपने पेडागोजी को अच्छे से समझ लिया तो आपने एग्जाम ही क्रैक कर लिया। और यहाँ इसी वजह से मैं आप सभी लोगों के लिए आज की जो सेशन है उसमें मैं लेके आई हूँ आपकी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन। और हिंदी पेडागोजी कैसे सॉल्व करनी है, कम समय में हम कैसे ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं और राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूंगी चीजें। उसके साथ साथ मैं आपको इलिमिनेट करना सिखाऊंगी कैसे हम जो चारों ऑप्शन है उसमें से अदर ऑप्शंस को हटा के राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एक एक नंबरों से रह जा रहे हैं, कई बार से सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी इतना मेहनत करने के बावजूद ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे सेशन में समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार जब हम पेडागोजी सॉल्व करते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और सीटेट में कुछ शब्द ऐसे भी हैं, अगर आप उनको देखते हैं तो सीधा सीधा आप उस ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको आज के सेशन में ट्रिक बताने वाली हूँ। सो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली स्टूडेंट क्लास, और लगातार क्वेश्चनों के माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से आज के सेशन को समझेंगे। क्वेश्चन भले ही कम हो, मैं ये कहती हूँ क्वेश्चन भले ही कम हो, क्वेश्चनों की क्वांटिटी मत देखिएगा, क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा कि आपको आज के सेशन में सीखने को क्या मिला है। हमारा मेन पर्पज ये है कि बच्चे जो बार बार फेल हो रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं हिंदी पेडागोजी को, आज के सेशन में वो कभी भूलेंगे नहीं कि हिंदी पेडागोजी ये हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो देर ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। अगर आज का सेशन आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इन फ्यूचर जो भी मेरी क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इन क्लासेस की जो पीडीएफ्स वगैरह हो, जो हैंड रिटन नोट्स वगैरह हो, वो आपको प्राप्त हो, तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टीचिंग एग्जाम स्टार। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराती रहती हूँ बीच बीच में। उसके साथ साथ जो न्यू वैकेंसी आती है उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाती है, और उसके साथ आपका पीडीएफ वगैरह तो मिलता ही है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने और पूछा है कि मातृभाषा के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मदर टंग, जो मातृभाषा है उसके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है मेन। व्याकरण सिखाना, साहित्य पढ़ाना, सी है संप्रेषण कौशल विकसित करना, और डी है आपका परीक्षा पास करना। अब आप ये बताइए कि अगर आप इसको एलिमिनेट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। आप देखो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो ज्यादा करीब हैं राइट होने के। अब जैसे, क्या मातृभाषा के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हो सकता है कि परीक्षा पास करना? क्या ये हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक हमारा एम ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि हमको एग्जाम क्लियर करना है इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, साहित्य पढ़ाना, व्याकरण सिखाना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आपका राइट आंसर है वो है संप्रेषण कौशल विकसित करना। ठीक है, टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, यानी अपनी बात को क्या करना, संप्रेषण करना, यानी कैसे हम अपनी बात को बेहतर तरीके से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यानी देखो, मातृभाषा का अध्ययन संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, ताकि छात्र अपनी बात स्पष्ट रूप से कहे और समझ सकें। यानी देखो, मातृभाषा क्या होती है कि मातृभाषा में बच्चा बहुत कंफर्टेबल होता है। अब जो चीज हम अपने माता पिता से, अपने परिवार से, जो अपने आसपास से सीख के आए हैं, उस लैंग्वेज में हम अगर कोई चीज बोलते हैं या किसी को समझाते हैं तो शायद हम बेहतर तरीके से समझा पाते हैं और उसकी बात को बेहतर तरीके से समझ भी पाते हैं। तो कम्युनिकेशन का माध्यम अगर मदर टंग हो, अपनी मातृभाषा हो, तो शायद हम उस चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश भी करते हैं और समझ पाते हैं। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा पाई। चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है, देखिएगा, भाषा शिक्षण में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। समावेशी शिक्षा से आपके सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं इसको कहूं तो आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मतलब आना ही आना है, तय है ये। आप यकीन मानिएगा, सीटेट में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से समावेशी शिक्षा के बारे में भी पूछा गया है। सो इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। केवल होशियार बच्चों को पढ़ाना,
सभी बच्चों को समान अवसर देना, कमजोर बच्चों को अलग बैठाना, डी है अंग्रेजी माध्यम अपनाना। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें एलिमिनेशन वाला करो कि बहुत जो आपको लग रहा है कि नहीं ये बिल्कुल होगा ही नहीं, उसको पहले ही कट कर दो ताकि उसमें से आपको चूज ना करना पड़े। अब यहाँ पे भी मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश करूंगी कि आप कैसे वो ट्रिक लगा के आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो, अब यहाँ पे दिया हुआ है केवल यानी ओनली, जहां पे आपको केवल ओनली वगैरह ये दिखे, है ना, मतलब केवल होशियार बच्चों को पढ़ाना। भाई समावेशी का मतलब ये है समान और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे जैसे हों, कमजोर हों, अच्छे हों, हर एक को साथ में लेकर चलना, वही आपका समावेशी होता है। यहाँ पे केवल लगाने का मतलब होता है सिर्फ केवल, मतलब केवल जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, उन्हीं को पढ़ाना। तो यहाँ पे जैसे ही आपको कहीं पे भी पूरे वर्ड्स में अगर आप ढूंढ लो ऑप्शन में कहीं पे भी आपको केवल दिखता है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा उसको एलिमिनेट कर दो कि ये होगा ही नहीं। अब देखो, कमजोर बच्चों को अलग बैठाना, क्या समावेशी में कमजोर बच्चों को अलग बैठा दे मतलब आप पहले डिवाइड कर दे रहे हो चीजों को? ये तो बिल्कुल नहीं कहा जाता, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल नहीं है कि भाई कमजोर बच्चा अलग बैठेगा, जो होशियार बच्चा है उसको अलग ट्रीटमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे ऑलरेडी ये सी वाला हट गया। अंग्रेजी माध्यम अपनाना जरूरी नहीं है, अंग्रेजी माध्यम होता है लेकिन कंपल्सरी नहीं कि अंग्रेजी माध्यम ही हो। हम हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी माध्यम में पढ़ेंगे, अब ये थोड़ा ना कि हर किसी को अंग्रेजी ही सिखानी है। सो यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, तो यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम अपनाना ये आपका आंसर नहीं होगा। सो आपका आंसर होगा सभी बच्चों को समान अवसर देना, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन, ये आपको प्रोवाइड करना है समावेशी शिक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या क्षमता कुछ भी हो, एक समान और अनुकूल वातावरण में पढ़ाना। तो ये आपका क्या होता है, समावेशी होता है। वो किस भी बैकग्राउंड से आया हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, कुछ भी रीजन मैटर नहीं करता। अगर बच्चा स्कूल में आ जाता है, वो चाहे एक अमीर घराने से आया हो या गरीब घर से आया हो, कुछ भी मतलब ही नहीं है। आपको पढ़ाना सबको सिमिलर ही है, सिमिलर ट्रीटमेंट देनी है ना। किसी को ऐसा नहीं करना है कि नहीं ये कमजोर है तो इसको हटाओ, ये कम समझ पाता है तो इसको ज्यादा वो अहमियत मत दो, ऐसा कुछ नहीं करना। समावेशी में मतलब यही है कि सबको साथ लेकर चलना। ठीक है, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया ऑप्शन जो आपका बी है, यानी सभी बच्चों को समान अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पूछा गया है कि भाषा अधिगम में त्रुटियां यानी एरर्स किसका संकेत होती हैं। अगर भाषा अधिगम में, ठीक है, यानी लैंग्वेज लर्निंग में जो आपकी त्रुटियां हैं यानी एरर है, किसका संकेत होती हैं। सो ऑप्शन है आपके विद्यार्थी की असफलता, बी है शिक्षक की गलती, सी है अधिगम की प्रक्रिया, या फिर ध्यान की कमी, लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, सो यहाँ पे आप बताइएगा, पहले आप आंसर देने की कोशिश करें, आप इसको भी आराम से दे सकते हो। देखो, पेडागोजी सुनने में बहुत लगता है कि भाई बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, होती भी है, कई बार कॉम्प्लिकेटेड होती भी है, लेकिन हम उसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सो यहाँ पे अगर इजी तरीके से ध्यान से बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करोगे तो शायद आप बहुत इजी तरीके से इस चीज को रिलेट कर पाओगे कि यस आखिरकार क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। और यही पैटर्न आपको समझना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर कहाँ से कितने साल से क्वेश्चन ढूंढ के लाएगा, वो क्या करता है क्वेश्चनों को मॉडिफाई करता है कुछ नयापन लाने के लिए, कि बच्चा जो स्टूडेंट जो पेपर देने जा रहे हैं वो इस चीज को कैसे अपने आप पे रिलेट कर पाते हैं, कैसे राइट आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो। यहाँ पे देखो, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है विद्यार्थियों की असफलता, ऐसा नहीं है कि भाई गलतियां हो रही हैं, एरर हो रहा है तो ये स्टूडेंट का गलती है, ये भी नहीं है। शिक्षक की गलती, भाई अपनी तरफ से हर एक शिक्षक चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर और सही तरीके से सारी चीजें करे, तो यहाँ पे आपका ये भी नहीं होगा। ध्यान की कमी, कई बार हो सकता है कि हमारी त्रुटियां हो जाती हैं तो कुछ मतलब होता है कि हमने बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो शायद हो जाए, बट यहाँ पे सीटेट आपसे मांगता है बेस्ट ऑप्शन। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, हम दो ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखो, काफी ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है जो काफी करीब हो इसके आंसर से, सिवाय एक के। वो क्या है? अधिगम की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ लर्निंग। भाई गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे, गलतियां कर करके ही तो इंसान सीखता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा है कि बिना गलती के ही सब कुछ अच्छे से हो पाए? नहीं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जीवन में हर पड़ाव में कुछ ना कुछ गलती करता है, उस गलती से सीखता है, तब आगे बढ़ता है। सो गलतियां क्या है? एक अधिगम का प्रक्रिया है, यानी लर्निंग का एक प्रोसेस है। बच्चा गलती करेगा फिर वो सीखेगा। ठीक है, सो ये है।
नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछा गया है भाषा अधिगम में पूर्व ज्ञान की भूमिका क्या है। भाषा अधिगम में पूर्व ज्ञान की भूमिका क्या है, यानी आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसका क्या है। ठीक है, यह बाधा बनती है, यह नए ज्ञान की नींव होती है, सी है इसका कोई प्रभाव नहीं होता, यह रटना आसान बनाती है। जो प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, उसमें अधिगम में क्या उसकी भूमिका है, ठीक है, क्या रोल है उसका, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपसे 4 पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे अगर सिंपल तरीके से बात की जाए तो अधिगम में जो पूर्व ज्ञान है, बच्चा अपनी जो प्रीवियस नॉलेज लेके आता है, ये कभी भी आपकी बाधा नहीं बनती, ऑब्स्टिकल नहीं बनती है आपकी। ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल होता है। जब बच्चा प्रीवियस नॉलेज कुछ लेके आता है, अब आगे जाके उसने कुछ सीखा है, दोनों को कैलकुलेट मतलब एक तरीके से जोड़ता है, तब आगे बढ़ता है वो, है ना। ये रटना आसान बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो ये है कि ये नए ज्ञान की नींव होती है। ठीक है, तो बच्चा जो अपना प्रीवियस नॉलेज लेके आता है, पहली की जो चीजें लेके आता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक तरीके से सीखने में और उसको मदद करती है और उस चीज को प्रभावी इफेक्टिव बनाती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही छात्र नया ज्ञान जोड़ते हैं, यह अधिगम को सरल और प्रभावी बनाता है ना। जैसे अब बचपन में पहले घर पे ही स्टार्टिंग में मम्मी पापा उसको पेंसिल चलाना वो सब करना सिखाते हैं, फिर जब वो स्कूल में जाता है तो उसको और इम्प्रूवमेंट मिलती है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके बच्चा और बेहतर से सीखता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको जो पहले से नॉलेज मिली है वो बेकार जाएगी, वो कोई इफेक्ट नहीं करे, वो आपके अधिगम में बहुत मदद करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी के सामने, भाषा अधिगम में अर्थ की पूर्ति किससे होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके याद करने से, सक्रिय सहभागिता से, अनुवाद से, या फिर डी है व्याकरण से। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाषा अधिगम में अर्थ की पूर्ति किससे होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सक्रिय सहभागिता से, एक्टिव पार्टिसिपेशन से आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा का जो वास्तविक अधिगम तभी होता है जब विद्यार्थी गतिविधियों यानी एक्टिविटी, संवाद और संदर्भ आधारित अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब जो स्टूडेंट है, जो एक्टिविटी है, जो डिस्कशन है, उसमें पार्टिसिपेट करता है खुल के, तब वो क्या करता है, एक तरीके से और अधिक रूप से सक्रिय हो जाता है और अधिक रूप से वो सीख पाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के सामने पूछा गया है, जब बच्चा घर में कोड मिक्सिंग करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। कोड मिक्सिंग, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है डांटना चाहिए, सुधार कर तुरंत रोकना चाहिए, सी है वास्तविक रूप से स्वीकार करना चाहिए, और डी है उसे केवल एक भाषा में बोलने को कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के सामने, और ये जो मैंने अभी आपको पहले ही ट्रिक बताई है ओनली वाली, ये आप अभी भी अप्लाई करेंगे तो आपको देखो रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें देखो पहली बात तो हम ऑप्शन डी को तो वैसे भी एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बताया, जहां आपको केवल दिखे उसको पहले ही हटा दो, उसको साइड कर दो। ठीक है, अब बच्चे 3 ऑप्शन में देखो डांटना चाहिए, पहली बात इसको हटा दो। अब बच्चे 2 ऑप्शन, सुधार कर तुरंत रोकना चाहिए, या सी है स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए इन दोनों ऑप्शनों में से बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड है वो भी गलत है, और जो आपका सी है स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए, ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। तो कोड जो मिक्सिंग है यानी बहुभाषी वातावरण में सामान है, इसे स्वीकार कर धीरे धीरे भाषा की शुद्धता की ओर हमें क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, कि भाषा कौशल में कौन शामिल नहीं है। अब जैसे ही नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं आप तुरंत अपने बिल्कुल कान वान खड़े कर लो कि भाई नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको पहले गोला ही बना लो ताकि आपको हाईलाइट होता रहे। यहीं पे मिस्टेक होती है, हम इन्हीं नहीं वाले क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो ऑप्शन है आपका सुनना, ठीक है, बी है पढ़ना, सी है बोलना, और डी है गणना करना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया भाषा कौशल में कौन शामिल नहीं है, या बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, बताइएगा। तो यहाँ पे देखो जो गणना करना है, ऑप्शन जो डी है, ये इसका पार्ट नहीं है। जबकि देखो सुनना, बोलना और पढ़ना, लिखना, ठीक है, यहाँ लिखना नहीं दिया हुआ है लेकिन 3 ऑप्शन तो दिए हैं ना कि सुनना, पढ़ना, बोलना, ठीक है, और लिखना भी इसमें क्या होगा, सम्मिलित होगा।
तो यहाँ पे आपका ये जो है ये आपके लैंग्वेज के पार्ट हैं, जबकि आपका जो गणना करना है यानी कैलकुलेटिंग है ये आपका गणना का पार्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक गणितीय कौशल है। ठीक है, सो इस तरीके से याद रखिएगा। चलो, सो भाषा ये जो आपके पेडागोजी है बहुत ज्यादा टफ नहीं है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदी पेडागोजी कैसे सॉल्व करेंगे। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ कि एलिमिनेट करो चीजों को, और जब आप एलिमिनेट कर दोगे तब आप राइट आंसर तक बहुत जल्दी पहुंचोगे। ये मेरा कहना है आपको, ऐसा करने पे आप राइट आंसर तक जल्दी पहुंचोगे, आपको समझ में आएगा नहीं इनमें दो में ही आंसर हो सकता है, तो आप जल्दी आंसर तक लगा लोगे। भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? केवल कठिन, छात्र के स्तर के अनुसार, पुरानी शैली की, या फिर केवल कविता पर आधारित? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब बताइए यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कौन लगाएंगे? भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? अब जैसे मैंने आपको इंडिकेट किया कि भाई ट्रिक का सवाल है, और ट्रिक क्या है आपका कि जैसे ही ओनली दिखे, जैसे ही केवल दिखे उसे हटा दो। यहाँ पे भी केवल दिख रहा है, इसे भी हटा दो। देखो 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी हट गया है ना, कितना इजी था हमारे लिए ये करना, है ना। अब हम यहाँ चारों में करेंगे तो हमारा जो देखो यहाँ पे जो हमारा माइंड है ना, अगर हम इसको ऐसे ही कॉपी, जब हमको पेपर मिलता है अगर हम ऐसे एलिमिनेट नहीं करते ना, तो हमारा जो फोकस होता है वो चारों ऑप्शन पे जाता है, तब हम कंफ्यूज होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन करो ना, अब जैसे कि ऑनलाइन पेपर होता है तो चलो उसमें हम नहीं कर पाते ऐसे, है ना, लेकिन जैसे ऑफलाइन पेपर होता है, सीटेट का ऑफलाइन होने लगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, कॉपी मिली है उसमें हमने क्या किया, क्रॉस लगा दिया। अब हमारे बचे 2 ठो, छात्र के स्तर के अनुसार और पुरानी शैली की। अब इसमें बी और सी में देखो कि बेस्ट क्या है। ठीक है, अब बी और सी में बेस्ट ढूंढो, आपको बेस्ट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी छात्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। यानी भाई जो आपकी शिक्षण, जो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य सामग्री है वो छात्र के अनुसार होना चाहिए ना। बहुत ज्यादा वैसे हाई लेवल की होगी तो बच्चे का समझ में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो उनके हिसाब से होनी चाहिए ताकि अब बच्चा उस हिसाब से समझ सके, उसका इंटरेस्ट बना रहे। अब एक छोटे बच्चे को हाई लेवल की बुक्स वैसे वाली दे दो तो शायद क्या उसको अच्छे से समझ में पाएगा, या उसका इंटरेस्ट वैसा बना रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे उनके हिसाब से, मतलब छात्र के हिसाब से ये चीज होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर बात करें सीटेट वगैरह में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो छात्रों पे फोकस ज्यादा होता है, जहां पे झुकाव छात्रों की ओर है, स्टूडेंट की ओर है, उस पे राइट आंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों में भाषा विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट वे ऑफ प्रमोट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज, बताइएगा। ऑप्शन में बता रही हूं, उन्हें चुप रहने देना, उन्हें बोलने के अवसर देना, केवल किताबें पढ़ाना, व्याकरण पर जोर देना। अब देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों में भाषा विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, बेस्ट वे पूछा गया है, बेस्ट याद रखना, ठीक है, दिमाग में बेस्ट याद रखना। बेस्ट करने के लिए क्या हम उनको चुप रहने को कहेंगे, भाई आप अपना मुंह बंद करके बैठो, कीप क्वाइट, ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। केवल यहाँ पे भी आ गया, पहले ही हमने इसको हटा दिया। व्याकरण पर जोर देना बिल्कुल सही नहीं है, हम ग्रामर पे ही जोर दे रहे हैं। उन्हें क्या करना, उन्हें बोलने के अवसर देना, यानी गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, वो अपनी बात कह पाए। बोलने का मतलब ये थोड़ा ना है कि कुछ भी रैंडम बोले, नहीं। बोलने का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज कर रहे हैं तो अगर आप उन्हें बोलने का मौका देंगे तो वो अपनी बात अच्छे से आपके साथ कह पाएंगे, है ना, अपनी जो चीज है वो व्यक्त कर पाएंगे, और उससे उनका क्या बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। उनको लगेगा कि यस हमारी बात भी सुनने के लिए कोई है ना, हम भी अपनी बात कह सकते हैं। तो ये जो होता है एक मोटिवेशन का काम भी करता है। तो ऑप्शन जो आपका मैंने आपको बताया बी, वो आपका करेक्ट होगा। अब देखो जैसे सीटेट में ना अवसर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, भाई छात्रों को अवसर देना, इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो अगर ऐसे कहीं लगे कि हम कंफ्यूजन में फंस गए हैं और बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा, तो दिमाग में ये रखना कि अगर हम छात्रों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तो ऐसे आंसर सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, याद रखिएगा। सो यहाँ पे अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द्विभाषिकता का लाभ क्या है? ठीक है, द्विभाषिकता का लाभ क्या है? भ्रम की स्थिति, एक भाषा कमजोर हो जाती है, सी है संज्ञानात्मक विकास, और डी है कोई लाभ नहीं, नो बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने। तो द्विभाषिकता का मतलब ये है आपका कि संज्ञानात्मक विकास, यानी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो होता है।
ये रहे स्टूडेंट आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन का स्टूडेंट मेन पर्पस यही था कि मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से और क्वेश्चनों के माध्यम से बता सकूं कि हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन हम कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन भले ही 10 थे, लेकिन आपके 10 के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि हम इसको कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कम समय में, क्योंकि सीटेट में लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें हमारा लगता है बहुत ज्यादा समय। कई स्टूडेंट के तो ऐसे होते हैं कि जब वो पेपर में बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये जो गलती होती है भाई, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। अगर हम क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो सिर्फ पछतावा होता है कि हो सकता है मैंने आंसर लगा दिया, वो हो सकता है सही हो जाता। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम का भी ध्यान रखना है, इसलिए आपके लिए जरूरी होता है कि सीटेट के पेपर को समझना कि क्वेश्चन आखिरकार पूछे कैसे जाते हैं, हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाते हैं। मेरा मानना यही था, बट आगे हम और भी बेहतर तरीके से क्वेश्चन करेंगे। 20, 40, 50 जितने क्वेश्चन कर सकते हैं करेंगे। बट ये अभी मैंने स्टार्टिंग पेज आपको समझाने के लिए आज की हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन लेके आई थी। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। अगर आप सभी को आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेस हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाए। निराश मत होइएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आप सभी की हेल्प करने के लिए हूँ। मेरे से जितना हो पाएगा मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और थ्योरी वाइज क्वेश्चन भी आपको कराने की कोशिश करूंगी। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराए हैं या पहले जो थ्योरी कराई है, वो चाहे वाइगोस्की हो चाहे जीन पियाजे हो, उनकी थ्योरी अभी आपके पास प्रॉपर समय है सीटेट के लिए, उनकी तैयारी कर लीजिए। क्योंकि आने वाली वैकेंसी के लिए सीटेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। सेंटर की वैकेंसी निकलती है, उसमें भी आप अप्लाई कर पाते हो, स्टेट में तो आप कर ही पाते हो। यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीटेट क्वालिफाई करना। अब तो लाइफ टाइम के लिए हो गया, कोई बाउंडेशन भी नहीं है। वेट क्यों करना, एक ही बार में क्लियर करो, क्यों एक एक नंबर के लिए आप पीछे हट जाओ। तो यहाँ पे ये रही आज की क्लास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।